नमस्कार। कक्षा 11 में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चयन करने वाले सभी बच्चों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के पद्य खंड की 4 पाठों के प्रश्न उत्तर आपके सामने आज सुबह प्रस्तुत किए। अभी गद्य खंड की प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये जो एक ईदगाह है प्रेमचंद की कहानी, इसके लिए इसका एक अलग से वीडियो जारी हो चुका है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके कमेंट बॉक्स में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ताकि हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाया न हो, इसलिए आगे के जो 3 पार्ट और हैं, आगे के 3 पार्ट कौन-कौन से हैं? अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी दोपहर का भोजन, हरिशंकर परसाई का व्यंग्य टॉर्च बेचने वाले और रांगे राघव की एक कहानी गूंगे, इन तीनों पर चलेंगे। सीधे उन्हीं पर बात करेंगे। ये जो प्रश्नोत्तर हैं, ये हिंदी साहित्य की अर्धवार्षिक परीक्षा में तो काम आएंगे ही, वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण इनको माना जा सकता है। आप इनको इसे देखने की बजाय आप सीधे और उस पुराने वाले वीडियो को देखें, आपको वहाँ इसका और मिल जाएगा लिंक। अब हम सीधे चलेंगे इसके दूसरे पार्ट पर, जिसका नाम है दोपहर का भोजन। लेखक है इसके अमरकांत है। दोपहर का भोजन और लेखक है अमरकांत। अब देखिए, अमरकांत का मूल नाम क्या था? तो अमरकांत का मूल नाम है श्रीराम वर्मा। जिंदगी और जोंक नामक प्रसिद्ध कहानी संग्रह की रचयिता कौन है? अमरकांत। दोपहर का भोजन कहानी में वर्णन किया गया है कि यह एक कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। इस परिवार की गरीबी का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। संघर्ष इसके मूल में है कि इस कहानी के संघर्ष में क्या है? मूल में क्या है? संघर्ष है, जिस पर परिवार का भविष्य टिका हुआ है। यदि संघर्ष में सफल हो गए तो भविष्य अच्छा रहेगा, और यदि विफल हो गए तो ये जो स्थिति है ये भी बनी रह सकती, इससे बदतर भी हो सकती है। जिस पर परिवार का भविष्य टिका हुआ है। माँ शब्द के असल मायने यहाँ व्यक्त हुए हैं। माँ सिद्धेश्वरी परिवार को एकता के सूत्र में पिरो कर रखने का सफल प्रयास ही करती हैं। सिद्धेश्वरी के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा रामचंद्र, जो इंटर पास था और एक समाचार पत्र के कार्यालय में प्रूफ रीडिंग का काम करता था। मझला बेटा मोहन था, जो 18 साल का था और हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी करता था और दिन भर आवारा की तरह बाहर घूमता रहता था। और सबसे छोटा बेटा प्रमोद 6 वर्ष का था। घर के विवरण के अनुसार, जो यहाँ अमरकांत के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसके अनुसार, और प्रमोद पढ़ाई नहीं करता था। सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या था और वे क्या काम करते थे? सिद्धेश्वरी के पति का नाम मुंशी चंद्रिका प्रसाद था। वे मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे, लेकिन सरकारी छंटनी में उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र कौन था? उनके चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कहानी के मुख्य पात्र के रूप में सिद्धेश्वरी की भूमिका सबसे ज्यादा वह प्रभावी थी। चारित्रिक विशेषताओं पर दृष्टि डाली जाए तो हम पाते हैं कि वे एक आदर्श माँ के साथ एक आदर्श पत्नी के रूप में भी हमारे सामने आती हैं। वह झूठ बोलकर ही सही, पर सबकी हिम्मत बढ़ाने वाली व सहारा देने वाली हैं। उनके द्वारा झूठ बोलने के पीछे का कारण सद्भावना से प्रेरित है। अक्सर गरीबी में घर का माहौल तनावपूर्ण बन जाता है, पर सिद्धेश्वरी उसे सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की पुरजोर कोशिश करती है। स्वयं दुखी रहकर भी दूसरों को दुखी नहीं करना चाहती थी। स्वयं भूखी रहती है पर सबको प्यार से खिलाती है। सिद्धेश्वरी 5 सदस्यों की इस परिवार की सबसे सशक्त सदस्य थी। वह परिवार के सदस्यों के साथ झूठ बोलकर परिवार को बिखरने से बचाने का हर संभव प्रयास करती हैं। पवित्र उद्देश्य से बोला गया झूठ सैकड़ों सत्यों से अच्छा होता है। प्रमाणित कीजिए कि झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। सच का स्थान कोई नहीं ले सकता, ये बात सत्य है। पर किसी पवित्र उद्देश्य के लिए झूठ बोला जाए तो उसे बुरा या गलत नहीं ठहराया जा सकता। सच बोलने से यदि किसी को मानसिक अशांति या दुख पहुंचे, मतलब आपने सच कहा और सामने वाले को टेंशन हो गई या उसे दुख पहुंचा आपके सच बोलने से, तो आपका सच नहीं बोलना ज्यादा उचित था। भले आप चुप रह जाते, या आप झूठ भी नहीं बोलना चाहते तो चुप रह जाते। सच बोलने से यदि किसी की को मानसिक अशांति पहुंचे या दुख हो या घर परिवार के बिखरने का खतरा हो, तो वह सत्य सत्य होने के बावजूद भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले और छोटे बेटों के विषय में झूठ बोलती है। पर यदि वह सच बोलती और बताते कि मोहन बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है और दिन भर आवारा की तरह घर से बाहर ही रहता है, तो नौकरी खोज रहे
रामचंद्र का इससे दिल दुखी होता और वह सोचता कि वह किसके लिए और क्यों नौकरी खोज रहा है। उसका दिल बेचैन हो उठता और सिद्धेश्वरी के झूठ ने जरा भी ऐसा नहीं होने दिया। वह हर सदस्य से झूठ बोलती है जो दूसरों को अच्छा लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक झूठ सैकड़ों सत्यों से अच्छा हो सकता है, बशर्ते उसके पीछे की नीयत और उद्देश्य पाक और पवित्र हो। हाँ, आपका झूठ बोलने का उद्देश्य क्या था, आपकी नीयत यदि सही नहीं है और आप गलत नीयत से यदि झूठ बोल रहे हैं तो उसे गलत ठहराया जाएगा। लेकिन नीयत अच्छी है तब आपका झूठ बोलना माफ किया जा सकता है। सिद्धेश्वरी ने मोहन के बारे में रामचंद्र को क्या बताया, यहाँ रामचंद्र को आएगा। सिद्धेश्वरी ने बताया कि वह किसी लड़के के यहाँ पढ़ाई करने गया है। सिद्धेश्वरी के पारिवारिक सिद्धेश्वरी के परिवार के सभी सदस्यों सिद्धेश्वरी परिवार के सभी सदस्यों की बड़ाई ही क्यों करती थी। वह जानती थी कि घर के सभी सदस्य गरीबी, बेरोजगारी व नौकरी चले जाने से पहले ही दुखी हैं। वे उन सबको और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सबसे सबकी बड़ाई करती है और झूठ झाट बोल बाल के अपने परिवार को बिखरने से बचा लेती है। मुंशी जी ने पत्नी की तरफ अपराधी भाव से क्यों देखा होगा कि दो रोटियां खाने के बाद सिद्धेश्वरी ने मुंशी जी से और रोटियां लेने को कहा। तब उन्होंने सिद्धेश्वरी की तरफ अपराधी के भाव से देखा, जैसे मैं अपराधी हूं इस बात का। वे जानते थे कि टोकरी में और रोटियां नहीं हैं और इसके जिम्मेदार भी वे स्वयं को मानते थे, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि घर में कमा कर लाने का जो कार्य है वो पुरुष के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर तो पुरुष जो थे वो तो बेचारे आप कहें कि बेरोजगार हो गए थे, इसलिए वो इस बात का जिम्मेदार स्वयं को मानते थे कि टोकरी में रोटियां नहीं हैं। इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ से अपराधी भाव से देखा। बड़े बेटे रामचंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए कि निम्न विशेषताएं उनमें देख सकते हैं हम। जिम्मेदार था, बड़े बेटा होने के कारण वह अपनी जिम्मेदारियों से परिचित भी था और उन्हें पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध का मतलब जैसे उसने सौगंध खा रखी है, संकल्प ले रखा, प्रण ले रखा है। परिवार की चिंता करने वाला था। रामचंद्र घर के सदस्यों की चिंता रखने वाला था। दोपहर के वक्त खाना खाने बैठा तो वह सबसे और इस बात के बारे में पूछता है कि क्या मोहन ने खाना खा लिया, पिताजी ने खा लिया, प्रमोद ने खा लिया इत्यादि। सरल स्वभाव था। रामचंद्र माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और स्वभाव का भी वह सरल था। आगे चलते हैं। तीसरा पाठ आता है हिंदी साहित्य। टार्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई। हिंदी साहित्य लेखन में व्यंग्य को एक विधा विधा का मतलब होता है प्रकार का दर्जा दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो हरिशंकर परसाई को। हरिशंकर परसाई द्वारा जबलपुर से एक साहित्यिक पत्रिका निकाली गई थी, उसका नाम था वसुधा। टार्च बेचने वाले किस विधा की रचना है, यह एक प्रतीकात्मक व्यंग्य रचना है। लेखक ने टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा कि घने से घने अंधेरे को या अंधकार को दूर भगाने में सबसे समर्थ होता है सूरज। टॉर्च भी अंधेरा दूर भगाती है और प्रकाश देती है, ठीक यही काम सूरज भी करता है। तब टॉर्च बेचने वाले ने प्रकाश की गुणवत्ता के आधार पर ही अपनी कंपनी का नाम सूरज छाप रखा होगा। वह टॉर्च और सूरज में समानता दिखाकर अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता था या वह दिखाना चाहता था। भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। इस कथन से क्या आशय है। भव्य पुरुष ने कहा कि मनुष्य, ये भव्य पुरुष कौन से है, वो दो मित्र जो वहां थे और बाद में उनकी बात हुई कि हम 5 साल बाद में यहीं मिलेंगे, तो एक तो टॉर्च बेचता रहा और दूसरा लोगों को ठगता रहा। किसके नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रवचनों के नाम पर। भव्य पुरुष ने कहा कि मनुष्य घने अंधकार में भटक गया है, उसके हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार व्याप्त है। मन की ज्ञान रूपी आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे आत्मा के अंधकार को भेद नहीं पाती हैं। इस कारण मनुष्य की आत्मा में भय और पीड़ा व्याप्त हो गई है। वह आगे कहता है कि आत्मा में अंधकार है तो प्रकाश भी है, बस जरूरत है आत्मा के प्रकाश को जगाने की। इस शाश्वत ज्योति को किसी न किसी साधन द्वारा ही जगाया जा सकता है। भव्य पुरुष ज्ञान प्राप्ति और आत्मज्ञान की बात कर रहा था, जिसके प्राप्त होने पर अज्ञान व जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किस रूप में और कहाँ हुई। 5 साल बाद दोनों की मुलाकात शहर के एक मैदान में हुई। मैदान रोशनी से जगमगा रहा था, जिसके एक तरफ एक मंच सजा था, ध्वनि यंत्र लगे थे अर्थात स्पीकर बड़े बड़े, ताकि आवाज दूर दूर तक जा सके। मंच पर एक भव्य पुरुष बैठे थे जिनकी लंबी दाढ़ी थी और केस पीठ तक जा रहे थे।
केश का अर्थ होता है सिर के बाल। नर नारी उनके प्रवचन सुन रहे थे, लेकिन उस भव्य पुरुष को उसके दोस्त ने पहचान लिया था। वह हंस रहा था। तब लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। प्रवचन खत्म होने पर भव्य पुरुष अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो पहला मित्र उनके पास जा पहुंचा। भव्य पुरुष ने भी उसे पहचान लिया और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। इस प्रकार से दोनों दोस्तों की मुलाकात होती है। टार्च बेचने वाले शीर्षक रचना में निहित संदेश क्या है? मतलब इस रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई आपको, मुझे या उन तमाम लोगों को जो इस रचना को जिन्होंने इस रचना को पढ़ा, वो क्या कहना चाहते हैं कि विवेच्य रचना अर्थात प्रस्तुत रचना का उद्देश्य वर्तमान समय में लोगों की धार्मिक भावनाओं व आस्थाओं के बाजारीकरण, मतलब बाजार बना दिया इसका, वह धर्म में व्याप्त पाखंडों पर व्यंग्य करना है। रचना में दो दोस्तों की कहानी है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इसके लिए तरीका अपनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। कोई भी तरीका, गलत तरीके से भी पैसे कमा ले चाहिए। इसके लिए कोई भी तरीका अपनाने में उन्हें दिक्कत नहीं है। एक दोस्त लोगों में भय कायम करके साधु संत का रूप धारण कर प्रवचन देने लगता है और ठाठ से रहता है। उसी को देखकर दूसरा मित्र भी अपने टार्च की पेटी फेंक कर प्रवचन का धंधा अपनाने का निश्चय करता है। वे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर पैसा कमाने का जुगाड़ बैठा लेते हैं। इस प्रकार स्वार्थ पूरा करने के लिए ढोंग, अंधविश्वास व पाखंडपूर्ण आचरण पर व्यंग्य किया गया है। टार्च बेचने वाले दोस्तों ने कितने वर्ष बाद उसी स्थान पर मिलने का निश्चय किया था? कि 5 वर्ष बाद। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यह अंतिम पाठ है गद्य खंड का। पद्य खंड के चारों पाठ एक साथ लगाए हुए हैं। रचना का नाम है गूंगे और इसके रचनाकार हैं रांगे राघव। गूंगे कहानी के लेखक कौन है? रांगे राघव। रांगे राघव का मूल नाम क्या था? तो तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघवाचार्य। गूंगा किसका प्रतीक या प्रतिनिधि है? ये विकलांग लोगों का, मतलब जितने भी लोग इस दुनिया में हैं विकलांग, उन सब की तरफ से एक व्यक्ति को, और कहें हम कि रांगे राघव ने यहाँ अपनी कहानी में प्रस्तुत किया है। और उसके साथ जैसा व्यवहार होता है, उस व्यवहार के प्रति लोगों के मन में, आपके और मेरे मन में, पढ़ने और सुनने वाले के लोगों के मन में, जिसने गूंगे कहानी पढ़ी हो सुनी हो, उनके मन में जो भी विकलांग व्यक्ति हैं, चाहे वो हाथ पैर नाक कान कहीं से भी हों, उनके मन में एक संवेदना, एक सहानुभूति जागृत करने का प्रयास करते हैं। हमारे घर को अजायब घर का नाम मिल गया है। ये किसका कथन था? ये चमेली का कथन था। गूंगे को किसने और क्यों पाला था? उसकी बुआ और फूफा ने, क्योंकि पल्लेदारी करके कुछ 12-13 पैसे कमा लेता था और फूफा और बुआ दोनों चाहते थे कि वो पैसे लाकर हमें दे दे ताकि हम मज़े से रह सकें। शकुंतला और वसंता कौन थे? ये चमेली के बच्चे हैं। चमेली ने गूंगे को चिमटे से क्यों पीटा? तो गूंगे को चोरी की आदत पड़ गई थी। चमेली उसकी आदत छुड़वाना चाहती थी। वह स्वयं को गूंगे की अभिभावक भी मानती थी। कई बार गलत आदत छुड़ाने के लिए, आपके और मेरे साथ भी हुआ होगा ऐसा, माता पिता भी बच्चों को सजा दे देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, खड़ा कर देते हैं, बात नहीं करते उनसे, रोटियां कहीं आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा इत्यादि इत्यादि। तो माँ बाप भी सजा दे देते हैं। इसी तरह है, इसी कारण चमेली ने गूंगे को मारा था कि ये कम से कम चोरी की जो आदत है उस आदत को छोड़ दे। गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? प्रस्तुत कहानी के द्वारा गूंगे के माध्यम से बताया गया है कि स्वाभिमान प्रत्येक व्यक्ति में होता है। गूंगा लड़का भी अपने इशारों से बताता है कि वह मांग कर खाने की बजाय मेहनत करके खाना पसंद करता है। वह भुजाओं पर हाथ रखकर मेहनत के बारे में बताता है तो पेट बजाकर बताना चाहता है कि वह इसके लिए कमाता है। वसंत, ये तो पहली घटना थी। अब देखो दूसरी, कि वसंता द्वारा उसे थप्पड़ मारे जाने पर भी उसने उसे मारा नहीं, लेकिन इसी बात पर, क्यों वो मारा क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरे मालिक का बच्चा है। लेकिन इसी बात पर चमेली ने उसे मारा तो उसने ठे चमेली का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो कहना चाहता हो कि इसमें वसंता की गलती थी। और चमेली ने जब उसे घर से निकाल दिया तो तीसरा स्वाभिमान का जो तीसरा उदाहरण है वो यहाँ, कि घर से निकाले जाने पर मोहल्ले के कुछ लड़कों से इसलिए नहीं दबता कि वह गूंगा है। लोग वो लड़के सोचते थे कि ये गूंगा है इसलिए तू हमसे दब, जैसा हम कहें वैसा कर। तो वो कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं गूंगा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं आपकी नाजायज बातों को नहीं मान सकता। इससे साबित होता है कि गूंगे में स्वाभिमान था। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की परत छाया है। हमारे मन में करुणा है, लेकिन वो भी गूंगेपन, जैसे गूंगा अपनी बात कह नहीं पाता, उसी प्रकार से कई बार, कई दफ़ा ऐसे अवसर आते हैं कि हमारे मन में भी उन लोगों के प्रति दया भावना, सहानुभूति, करुणा इत्यादि होती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, उनकी मदद चाह कर भी कर नहीं पाते हैं। कोई हो सकता है कोई भी कारण रहा हो। तो उस समय उस गूंगे व्यक्ति के
मन गूंगे व्यक्ति की जो प्रतिछाया थी वो हमारे अंदर भी समाहित हो जाती है। कहानी के आधार पर कथन को वर्तमान सामाजिक संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग व्यवहार पर मन की भावनाओं को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता है। उसी तरह लोगों के मन में विकलांगों के प्रति करुणा की भावना तो उमड़ती है, पर संकोच या अन्य किसी कारणवश अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। वे अपनी करुणा को कार्य रूप में धरातल पर नहीं उतार पाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार गूंगा विवशता के कारण बोल नहीं पाता था, ठीक वैसे ही ये भी नहीं कर पाते हैं। आप में कोई भी हो सकता है, इस ये में कोई भी हो सकता है जो सही है और गूंगे व्यक्ति के प्रति या विकलांगों के प्रति उसके मन में करुणा है, लेकिन कोई कारण रहा होगा। हो सकता है उसमें संकोच है, या हो सकता है उसे कहीं जाना है, बहुत जल्दी में है, या और कोई भी कारण हो सकता है, या मदद करने में वो अपने आप को असमर्थ मान रहा है। वहाँ उसके पास उतनी उसने पैसे नहीं है या वो साधन नहीं है जिससे वो उनकी मदद कर सके। तो ठीक वैसे ही ये भी कर पाते हैं। लगता है जैसे लोगों के दिल में गूंगेपन की प्रतिछाया व्याप्त हो गई है। नाली का कीड़ा, एक छत उठाकर सिर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है? मतलब इस कथन के माध्यम से आप चाहें तो चमेली का चरित्र चित्रण कर सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। हम देखते हैं क्या लिया है हमने कि चमेली ने गूंगे को नौकर रख लिया था। हाँ दोस्तों, एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो आप लाइक सब शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगामी वर्ष में आप 12वीं कक्षा में होंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तब हम आपकी और बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे। चमेली ने गूंगे को नौकर रख लिया था। एक दिन शाम के वक्त नहीं मिलने पर चमेली ने के पति ने कहा कि भाग गया होगा। तब चमेली ने कहा कि क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। जिस प्रकार कीड़ा नाली की गंदगी में रहना पसंद करता है, गूंगा भी अपनी कष्टमय स्थिति में रहना पसंद करता होगा। ये तो है अच्छी बात कि नाली का कीड़ा इसलिए कहा कि उसे यहाँ सब कुछ मिलता था, फिर वो अपनी उस गरीब स्थिति में, लाचार उस स्थिति में क्यों जाना चाहता है वापस। इस हिसाब से देखा जाए तो चमेली का यह कथन अच्छा था, ठीक था कि जिस प्रकार कीड़ा नाली की गंदगी में रहना पसंद करता है, गूंगा भी अपनी कष्टमय स्थिति में रहना पसंद करता होगा। चमेली को लगा कि उसे आश्रय दिया, आश्रय मतलब जैसे रहने को जगह, नौकरी पर रख कर खाने पीने की व्यवस्था की, फिर भी वह भाग जाना चाहता है और बेसहारा ही रहना चाहता है। तो चमेली के इस कथन से लगता है कि वह इस कथन से, फिर दूसरी बात ये भी लगता है कि वो मानते थे कि मैं गूंगे के लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं कर रहा, इसलिए तू नाली का कीड़ा है, वहीं सड़ मर। चमेली के इस कथन से लगता है कि वह स्वयं को उपकार करने वाली मानती है कि जैसे मैं कोई एहसान कर रही हूँ। वह गूंगे के प्रति स्नेह भाव रखती है, पर आक्रोश भी रखती है। वह चाहती है कि गूंगा उसका एहसान माने और उसके बताए या कहे अनुसार रहे। इसी कारण वह गूंगे को नाली का कीड़ा कहती है। अब आप पर डिपेंड है कि आप उसे अच्छा मानते हैं उस कथन को, या गलत संदर्भ में रहते हैं। हमने दोनों पक्ष आपके सामने रखे। यदि वसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? कोई भी माँ हो, उसका बेटा भले कितना विकलांग हो, पागल हो, कुछ भी हो, उस माँ का जो व्यवहार है उसके प्रति वो थोड़ा बदला होता। चमेली ने जैसा व्यवहार गूंगे के साथ किया, वैसा वो अपने बच्चे, चाहे शकुंतला हो या वसंता हो, उनके साथ किसी भी हाल में नहीं करती। देखते हैं कि वसंता चमेली का बेटा था। चमेली ने गूंगे लड़के को नौकर के रूप में रख लिया था। गूंगा सामान्य नौकर की तरह काम नहीं कर सकता था, फिर भी उसने उसे नौकरी पर रखा था। इससे स्पष्ट है कि चमेली के मन में गूंगे के प्रति दया और सहानुभूति के भाव थे, क्योंकि ना तो वह लड़का वो क्या था, बधिर भी था, मूक भी था, गूंगा भी था और बहरा भी था, वो सुन नहीं पाता था। तो उसे पास जाकर ही कहना पड़ता था कि तेरे को काम क्या करना, और वो होठों से अंदाज लगाता या उसे इशारों में समझाना पड़ता था। ऐसे व्यक्ति को चमेली ने नौकर रखा, इसलिए ये बात तो साफ है कि चमेली के मन में उस लड़के के प्रति दया की भावना थी, कोई दिक्कत नहीं। इससे स्पष्ट है कि चमेली के मन में गूंगे के प्रति दया व सहानुभूति के भाव थे, पर भाग जाने या कोई गलत काम गलत हो जाने पर वह उसे डांटती भी थी। या तो भाग जाता तब भी डांटती थी, और तब तो वो अधिकार सहित डांटती थी। लेकिन काम गलत हो जाए बच्चों से कोई बात नहीं, तो वह फिर भी वह उसे डांटती थी। वह उसे नाली का कीड़ा भी कह देती है और चिमटे से मारती भी है। यदि चमेली का पुत्र वसंता गूंगा होता तो उसका व्यवहार ऐसा कदापि नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। वह लगातार उससे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करती,
उसकी गलतियों पर न उसे डांटती न उसे घृणा भाव रखती। वसंता द्वारा गूंगा को पीट दिए जाने पर भी वह गूंगे पर ही गुस्सा करती है। यदि उसका बेटा वसंता गूंगा होता और कोई दूसरा लड़का उसे पीट देता तो वह अपने बेटे पर कभी गुस्सा नहीं करती। इस प्रकार वसंता के गूंगे होने पर चमेली उसके प्रति ममतामयी व दयावान बनी रहती। तो दोस्तों बच्चों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपकी क्वेरीज हो कुछ तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आगामी वीडियो आए तब तक के लिए आप अनुमति दे सकते हैं। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।